लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो गीक्स फॉर गीक्स के मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, जिसका नाम है जनरेट ऑल बैलेंस पैरेंथेसिस। इस क्वेश्चन में हमें एक n वैल्यू दे रखा होगा, ठीक है ना, और उस n पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जितने भी नंबर ऑफ बैलेंस पैरेंथेसिस पॉसिबल हैं वो सब हमें जो है लिस्ट के अंदर जो है पुश करना है और उन सबको प्रिंट करना है। जैसे n जस्ट इन केस अगर n की वैल्यू 2 है तो n के लिए जितने भी बैलेंस पैरेंथेसिस जनरेट हो सकते हैं वो कुछ यू दिखेंगे। मतलब n की वैल्यू अगर 2 है तो सेम नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट्स भी होने चाहिए और सेम नंबर ऑफ क्लोज ब्रैकेट्स भी होने चाहिए। इन दोनों के अलावा n की वैल्यू 2 के लिए कोई और बैलेंस पैरेंथेसिस जनरेट नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन जो है रिकर्जन का क्वेश्चन है, तो पहले हम इसके रिकर्सिव ट्री को देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और फिर हम इसके कोड की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम n के बराबर 2 के वैल्यू के लिए ही इसका एक रिकर्सिव ट्री बनाएंगे अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग बनाना होगा जिसे हम इनिशियली कुछ नहीं रखेंगे, उसको नल, जिसके अंदर हमें कुछ भी एक ऐसा स्ट्रिंग से इनिशियलाइज करना है जिसका साइज जो है वो 0 है। फिर हमें दो वैल्यूज लेनी है जिसमें दोनों ही n एंड n ही जाएगा, मतलब ये भी n और ये भी n, दोनों के अंदर वैल्यू इनिशियली सेम होगा। और हमारा जो स्ट्रिंग इनिशियली था जिसका साइज था 0, वो उसको जो है हमें रिकर्सिवली बार बार कॉल करना है। और ये रिकर्सिव ट्री कैसे काम करता है आइए देखते हैं। जैसे ये 2 और 2 ये दोनों ही सेम है, तो हमारा जो भी स्ट्रिंग आएगा, मेन आंसर जो स्ट्रिंग होगा वो ये तो वेरी वेल नोन है कि वो ओपन से ही शुरू होगा, क्योंकि अगर वो क्लोज से शुरू होगा तो वो वैसे ही बैलेंस नहीं रह पाएगा, इसीलिए ओपन से शुरुआत करनी पड़ेगा। तो हम ये बेसिकली जो n है ये इंडिकेट कर रहे हैं नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट, और ये डिनोट करता है नंबर ऑफ क्लोज ब्रैकेट्स। जैसे हमारे इस केस में 2 था, तो जैसे मैंने थोड़ा देर पहले ही बोला कि अगर n की वैल्यू 2 है तो सेम नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट्स भी होंगे और सेम नंबर ऑफ क्लोज ब्रैकेट्स भी होंगे। तो हम इनिशियली ओपन और क्लोज जो दो इंट टाइप के वैल्यूज होंगे उन्हें हम सेम ही वैल्यू से यानी n से इनिशियलाइज कर देंगे, और एक स्ट्रिंग है जिसे हम इनिशियलाइज करेंगे एक ऐसी स्ट्रिंग से जिसका साइज जो है 0 होगा। खैर, सबसे पहले एक ओपन ब्रैकेट जिसको हम n से इनिशियलाइज कर देते हैं, और एक क्लोज उसे भी हम n से इनिशियलाइज कर देंगे, और एक स्ट्रिंग जिसे हम एक ऐसे स्ट्रिंग से इनिशियलाइज करेंगे जिसका साइज जो है 0 होगा। तो एक ये n है, ये भी n है, ये क्लोज n, और ये ओपन n और ये क्लोज n, और ये हमारा स्ट्रिंग जिसका साइज 0 है। तो इनिशियली ये 2 थे हमारे इस केस में। तो हमने थोड़ा देर पहले देखा कि ये तो वेल अंडरस्टूड है कि बैलेंस पैरेंथेसिस करने के लिए हमें स्टार्ट जो है ओपन ब्रैकेट से ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्लोज से किया तो वो बैलेंस तो वैसे ही नहीं रह पाएगा। तो सबसे पहले हम एक ओपन चूज करेंगे, और जैसे ही हमने एक ओपन ब्रैकेट चूज किया तो ओपन की संख्या एक घट जाएगी, तो ये 2 से हो जाएगा 1, और क्लोज जो है अभी भी 2 ही रहेगा, और स्ट्रिंग के अंदर हम जो है क्लोज पुश कर देंगे। ठीक, इसके बाद ओपन की संख्या हो गई 1 और क्लोज का साइज हो गया 2। तो यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे, या तो हम एक बारी में ओपन चूज करेंगे और फिर एक बारी में क्लोज चूज करेंगे। तो अगर हम एक बार ओपन चूज करेंगे तो ओपन का जो काउंट है वो 0 हो जाएगा, और क्लोज जो है वो 2 का 2 ही रहेगा, और हम जो हमने चूज किया था यानी ओपन, उसे हम अपने मेन स्ट्रिंग में आंसर स्ट्रिंग में पुश कर देंगे। तो अब हमारा जो स्ट्रिंग है वो कुछ यूं हो जाएगा। इनकेस अगर हमने ये ओपन ही रहेगा, और अगर हमने क्लोज चुना
तो क्लोज का जो साइज है जो 2 था वो घट करके 1 हो जाएगा और 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि हमने क्लोज चुना था, ओपन नहीं। तो हमारा जो अब हमारा जो स्ट्रिंग है वो एक ओपन और एक क्लोज होगा। अब इस केस में हमारे पास अब ओपन का कोई जरिया ही नहीं बचा, ओपन तो 0 हो गया। अब हमारे पास केवल क्लोज ही है, तो हम क्लोज को जब तक स्ट्रिंग में पुश करेंगे जब तक इसका साइज 0 ना हो जाए। यानी एक बार क्लोज चुना तो इसका हो जाएगा 0 1 और हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा कुछ यूँ। फिर से ये 1 है, अभी भी हम ओपन नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसका साइज 0 हो चुका है। तो फिर से हम एक क्लोज चुनेंगे और अब 0 0 हो गया और स्ट्रिंग हमारा कुछ यूँ बन गया। अब यहाँ पर दोनों का जो साइज है वो सेम हो गया। जैसे ही दोनों का साइज अगर सेम होता है तो हमें ओपन को ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने क्लोज चुना, अगर दोनों का साइज अगर सेम है और हमने अगर क्लोज चुना तो हमारा जो स्ट्रिंग है, जो पैरेंथेसिस का स्ट्रिंग है, वो कभी बैलेंस्ड ही नहीं हो पाएगा। जैसे पहले केस में जब हमने स्टार्टिंग में किया था, जैसे यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया था रिकर्सिव ट्री को बनाना, तो उस केस में दोनों के ही जो साइज थे वो सेम थे। कुछ वैसा ही समझिए यहाँ पर, अगर दोनों के साइज अगर सेम है तो ये वेल अंडरस्टैंड है कि हमें ओपन ही इसमें पुश बैक करना पड़ेगा, अदरवाइज वो स्ट्रिंग कभी बैलेंस नहीं हो पाएगी। ठीक, इसके बाद जो है हम ओपन को चुनेंगे, तो जैसे हम ओपन करेंगे तो इसकी साइज 0 हो जाएगी, इसकी साइज 1 हो जाएगा और हमारा स्ट्रिंग कुछ यूँ दिखेगा। अब ओपन का तो साइज 0 हो चुका है तो अब हम क्लोज ही चुनेंगे, तो दोनों का साइज 0 हो गया और हमारा स्ट्रिंग कुछ यूँ बन गया। और यही दोनों यहाँ पर थे। इसका मतलब जैसे ही हमारा क्लोज और ओपन दोनों का साइज अगर 0 हो गया तो स्ट्रिंग में जो भी है उसे सिंपली हम लिस्ट के अंदर पुश कर देंगे। आई होप यार मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूँ। अब एक बार n की वैल्यू 3 के लिए देखते हैं। तो n की वैल्यू अगर 3 होगी तो हम एक ओपन वेरिएबल बनाएंगे जिसको भी हम 3 से इनिशियलाइज कर देंगे, एक क्लोज बनाएंगे जिसे हम 3 से इनिशियलाइज कर देंगे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे जिसे हम एक ऐसे स्ट्रिंग से इनिशियलाइज करेंगे जिसका साइज 0 होगा। ठीक, ये 3 होगा, ये 3 और हमारा ये स्ट्रिंग जिसका साइज 0 है। ठीक, अब जैसे दोनों बराबर होते हैं तो ये तो वेल अंडरस्टूड है कि स्ट्रिंग जो होगा ओपन से ही शुरू होगा। हमने ओपन चुना, अगर हमने ओपन चुना तो ओपन का साइज एक कम हो जाएगा, यानी 3 से 2 हो जाएगा और ये 3 का 3 ही रहेगा और हमारा जो स्ट्रिंग है वो कुछ यूँ दिखेगा। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम ओपन चुने या क्लोज ब्रैकेट। तो अगर हमने ओपन चुना तो हमारा ओपन का साइज एक कम हो जाएगा, यानी 2 से हो जाएगा ये 1 और ये अभी भी 3 ही रहेगा। और हमने इसमें स्ट्रिंग में पुश किया है तो स्ट्रिंग का जो कुछ ह्यू दिखेगा। अगर हम क्लोज चुनते हैं, सॉरी ये ओपन होता, और अगर हम क्लोज चुनते हैं तो हमारा क्लोज का एक साइज कम हो जाता, तो 2 होता ये क्योंकि ये घट जाता और हमारा स्ट्रिंग है कुछ यूँ दिखता। अभी हमारे यहाँ पर 1 है और 3 है, तो हम यहाँ पे दो चीज़ें चुन सकते हैं, या तो ओपन या क्लोज। अगर हम यहाँ पे ओपन चुनते हैं तो हमारा स्ट्रिंग कुछ पहले तो हमारा साइज कम हो जाता कि अब ओपन चुना है तो ओपन 0 हो जाएगा, ये 3 का 3 ही रहेगा, और ओपन चुना है तो स्ट्रिंग जो है कुछ यूँ दिखेगा। क्लोज चुनते हैं तो क्लोज का एक साइज कम हो जाता है, यानी 1 2 और साइज स्ट्रिंग जो है कुछ यूँ दिखता। अब यहाँ पर जैसे ही एक ओपन जो है 0 हो गया तो अब हमारे पास केवल पुश करने के लिए केवल क्लोज ही ब्रैकेट है। तो जब हम स्ट्रिंग में तब तक पुश करते जाएंगे जब तक क्लोज जो है 0 ना हो जाए, यानी एक बार क्लोज चुनेंगे
तो ये हो जाएगा 0 एंड 2। तो हमारा स्ट्रिंग जो है कुछ यूँ दिखेगा। फिर से अब ओपन चुनने के लिए तो है ही नहीं, तो फिर से हम क्लोज चुनेंगे और हमारा स्ट्रिंग जो है कुछ यूँ हो जाएगा। फिर से हम क्लोज चुनेंगे और हमारा क्लोज और ओपन क्लोज दोनों ही 0 हो जाएगा और स्ट्रिंग जो है कुछ यूँ आ गया। पर जैसे ही दोनों 0 हुआ हमको एक बैलेंस स्ट्रिंग मिल गई। अब बाकी की केसेस को भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 और 2 है, 1 2, तो हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम एक ओपन चुने और एक क्लोज चुने। अगर हम क्लोज चुनते हैं, सॉरी ओपन चुनते हैं, तो हमारी एक साइज़ जो है ओपन की कम हो जाएगी 0 और 2 और स्ट्रिंग जो है कुछ यू बनेगा, है ना। अब सॉरी, यहाँ पर जैसे ही क्लोज था तो यहाँ पे ऐसा क्लोज आनेगा और ये हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग। अब जैसे ही यहाँ पर 0 हुआ तो हमें ओपन को पुश करने के लिए अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो हम क्लोज जितने भी हैं तब तक स्ट्रिंग में पुश करते जाएंगे जब तक क्लोज 0 ना हो जाए। तो हम एक क्लोज चुनेंगे तो हमारा साइज घट करके 1 हो जाएगा, 2 से 1, और हमारा स्ट्रिंग कुछ यू बनेगा। फिर से हम क्लोज ब्रैकेट पुश करेंगे स्ट्रिंग में और हमारा दोनों ही क्लोज ओपन और क्लोज दोनों ही जो है 0 हो जाएगा और हमें एक और बैलेंस स्ट्रिंग मिल गई, है ना। हमने यहाँ पर एक क्लोज ब्रैकेट को चुना था, तो जैसे हम एक क्लोज चुनेंगे तो उसकी साइज़ कम हो जाएगी। तो 2 1 थे और यहाँ पे 1 1 हो जाएगा और स्ट्रिंग जो है कुछ यूँ दिखेगा। अब यहाँ पर 1 1 है, यानी दोनों ही सेम। और जब भी सेम होता है तो हम एक ओपन ब्रैकेट से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि अगर हमने क्लोज ब्रैकेट चुना तो वो बैलेंस नहीं रह पाएगा, जैसे हमने स्टार्ट में भी किया था और पिछले वाले एग्जाम्पल में भी हमने समझा था। तो जैसे ही ये दोनों बराबर होते हैं, क्लोज एंड ओपन, तो हम सिंपली ओपन को ही पुश बैक करते हैं स्ट्रिंग के अंदर। अदरवाइज स्ट्रिंग जो हमारा आंसर आएगा वो बैलेंस्ड नहीं रह पाएगा। तो दोनों बराबर है तो हम जो है ओपन ही पुश बैक करेंगे स्ट्रिंग में। तो ओपन करने के बाद ये 0 हो जाएगा और ये 1, और हमारा स्ट्रिंग जो है आंसर स्ट्रिंग वो कुछ यूँ दिखेगा, सॉरी ये, है ना। और फिर से जो है अब तो ओपन 0 हो गया, बचा सिर्फ क्लोज, तो हम तब तक इसको चलाएंगे जब तक क्लोज भी 0 ना हो जाए। तो ये 0 हो गया और हमको एक और बैलेंस स्ट्रिंग मिल गई। बचा ये वाला केस। तो हमने एक बार जैसे ये दोनों बराबर है तो हम केवल इसमें ओपन को ही पुश करेंगे स्ट्रिंग में। तो ओपन को स्ट्रिंग में पुश करने से ये ओपन की संख्या 1 हो गई और क्लोज 2 का 2 रहा, और हम रिकर्सिवली कॉल करते रहेंगे तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो कुछ यूँ दिखेगा। अब यहाँ पे दोनों ही अलग है तो हमारे पास दो केसेस बनेंगे, एक बार ओपन के लिए कॉल करेंगे, एक बार क्लोज के लिए कॉल करेंगे। एक बार ओपन के लिए कॉल किया तो ओपन का जो काउंट था वो कम हो जाएगा, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 हो गया, ये 2 का 2 रहा, और हमारा जो स्ट्रिंग है कुछ यूँ दिखेगा। और एक बार अगर हमने क्लोज के लिए किया तो हमारा काउंट जो है यूँ हो जाएगा और हमारा स्ट्रिंग, सॉरी ये ओपन दिखेगा, सॉरी क्लोज, यहाँ पर ओपन। यार यहाँ पे थोड़ा गंदा हो गया, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे हमारा जब 2 2 था और हमारा स्ट्रिंग कुछ यूँ दिख रहा था, तो दोनों बराबर होते थे तो हम ओपन से शुरुआत करते थे, तो हमारा जो काउंट है वो 1 और 2 हो जाएगा क्योंकि ओपन ही यूज़ किया है, और हमारा स्ट्रिंग कुछ यूँ दिखेगा। अब दोनों की संख्या अलग अलग हो गई, तो एक बार हम ओपन के लिए कॉल करेंगे, एक बार क्लोज के लिए कॉल करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंगली इनके साइज़ को घटा करके स्ट्रिंग में पुश करेंगे, और जब दोनों का साइज़ 0 हो जाएगा तो लिस्ट में पुश कर देंगे। जैसे हमने ओपन किया तो हमारा जो साइज़ है वो 0 हो जाएगा और ये 2 रहेगा,
और स्ट्रिंग जो है कुछ यूँ दिखेगा। जब हमने क्लोज के लिए किया तो हमारा क्लोज का जो साइज़ है वो एक कम होगा, यानी 1 1, और जो हमारा स्ट्रिंग है कुछ यूँ दिखेगा। अब जैसे ही ओपन जो है 0 हुआ तो हम स्ट्रिंग में तब तक पुश करते जाएंगे जब तक क्लोज भी 0 ना हो जाए, यानी इसमें क्लोज चुनेंगे, ये 0 1 और हमारा स्ट्रिंग कुछ यूँ दिखेगा। फिर से हम क्लोज चुनेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा और हमारा स्ट्रिंग कुछ यूँ दिखेगा। मतलब एक और बैलेंस स्ट्रिंग हमें मिली। सिमिलरली इसके लिए तो हमारा वैल्यू 1 1 थे, तो जैसे जब भी बराबर होते हैं वैल्यूज़ तो हम ओपन से ही शुरुआत करते हैं, जैसा पहले भी देख रखा है। तो ये हो जाएगा 0 1 और स्ट्रिंग हो जाएगी सॉरी तो ये हो जाएगा 0 1 और स्ट्रिंग होगा यू। अब एक 0 हो गया क्लोज, तो हम इसमें जब तक पुश करते जाएंगे जब तक ओपन भी क्लोज भी 0 ना हो जाए। तो हमारा जो दोनों ही 0 हो जाएंगे, दोनों क्लोज और ओपन, और हमारा स्ट्रिंग है कुछ यू आएगा, एक और बैलेंस स्ट्रिंग। मतलब बेसिकली n की वैल्यू 3 के लिए जितने भी बैलेंस पैरेंथेसिस है उसे हम एक बार जगह लिख लेते हैं। पहला जो हमारा आया था वो था दूसरा जो था वो हमारा ये था, है ना। जो तीसरा था वो, जो चौथा था वो कुछ यूँ था, और जो पांचवा था वो ये था। यही थे सारे यार, जो है ना। n की वैल्यू 3 के लिए इतने सारे स्ट्रिंग पॉसिबल है। इसे ही जो है हमने लिस्ट में पुश करना है और उसको प्रिंट कर देना है। अब आइए इसको कोड देखते हैं। GFG के अंदर इस प्रॉब्लम का जो है हमने एक क्लास को कंप्लीट करना था, हमें इसका पूरा कोड नहीं लिखना था, हमें बस एक कंप्लीट फंक्शन टाइप का क्वेश्चन था। हमें बस केवल ये एक ऑल पैरेंथेसिस नाम का एक फंक्शन दे रखा था और इसमें हमने एक n की वैल्यू दे रखी थी। तो मैंने एक ऑल p नाम का एक फंक्शन बनाया है इसी क्लास के अंदर, सॉल्यूशन क्लास के अंदर। आइए इसका जो है हमने कोड देखते हैं, जिसमें मैंने n पास कर दिया। ये वही क्लोज है और ये ओपन है, ये क्लोज है और ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना। तो आइए कोड देखते हैं इसका ऑल p का। तो ऑल p में वही मैंने ओपन और एक क्लोज लिया है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और वो स्ट्रिंग लिया है जिसका साइज जो था हमने 0 रखा था। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर दोनों ही 0 है, यानी ओपन एंड क्लोज, तो स्ट्रिंग में जो भी था उसे हमने लिस्ट में पुश कर देना है। लिस्ट मैंने ग्लोबली बना लिया है, इस क्लास के अंदर ही पब्लिक का ही मेंबर है लिस्ट यहाँ पर। तो हमने जैसे ही मैंने बताया कि अगर ओपन एंड क्लोज दोनों ही 0 है तो लिस्ट के अंदर जो भी है उसे स्ट्रिंग के अंदर जो भी है उसे लिस्ट के अंदर पुश बैक कर देंगे और फिर वहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। अगर दोनों बराबर है, यानी ओपन एंड क्लोज क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज अगर बराबर है, तो हमें स्ट्रिंग के अंदर केवल ओपन ब्रैकेट पुश करना है। स्ट्रिंग के अंदर ओपन ब्रैकेट पुश करना है, ओपन की वैल्यू को एक घटा देना है और इसी ऑल p नाम के फंक्शन को कॉल कर देना है। अब जब ये ऑल p के पास जाएगा तो हमारा ओपन का साइज एक कम हो चुका होगा, क्लोज सेम का सेम रहेगा और स्ट्रिंग जो है वो बदल के गया होगा। आई होप समझ रहे होंगे आप। फिर जो है हम एक और कंडीशन लगाए हैं जिसमें ओपन की वैल्यू 0 हो गई, क्लोज जो है वो 0 नहीं है, तो हम क्लोज जब तक 0 ना हो जाए स्ट्रिंग के अंदर हम पुश करते जाएंगे एक क्लोज ब्रैकेट और क्लोज की वैल्यू को भी घटाते जाएंगे। ये भी आपने ये केस देखा होगा। यहाँ पर देखिए, जैसे थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, अगर 0 हो जाता है तो हम पुश करते जाएंगे क्लोज को जब तक दोनों ही 0 ना हो जाए। तो हम
क्लोज को जब तक ज़ीरो ना हो जाए, सॉरी यहाँ पे जब तक ज़ीरो ना हो जाए हम स्ट्रिंग में जो है पुश करते जाएंगे क्लोज ब्रैकेट को और क्लोज की वैल्यू घटाते जाएंगे और फिर से जो है हम ऑल पी को कॉल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ओपन जो था वो तो ज़ीरो ही था और इस लूप के चलने के बाद क्लोज भी जीरो हो जाएगा, मतलब ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो और स्ट्रिंग में जो हमारे बैलेंस पैरेंथेसिस जो है एक आ गया होगा। तो जैसे ही ये ऑल पी कॉल होगा तो ये कंडीशन हिट हो जाएगी और जो हमारा स्ट्रिंग है, जो बैलेंस पैरेंथेसिस वाला स्ट्रिंग है, वो लिस्ट में पुश बैक हो जाएगा। खैर, अब वो वाला केस जिसमें दोनों ही ज़ीरो नहीं होते थे, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें ओपन और क्लोज दोनों ही जीरो नहीं थे, ओपन और क्लोज दोनों ही जीरो नहीं थे। तो सबसे पहले जो है हम ओपन को एक ओपी नाम के वेरिएबल में असाइन करके माइनस माइनस कर देंगे और स्ट्रिंग में इनिशियल स्ट्रिंग की वैल्यू को असाइन कर देंगे और फिर जो है हम पुश करेंगे ओपन और फिर एक बार पुश करेंगे क्लोज और दोनों के लिए ही हम ऑल पी नाम के फंक्शन को कॉल कर देंगे वापस रिकर्सिवली। हमने यहाँ पे ओपी इसलिए बनाया था ताकि यहाँ पर जो हमने ओपन घटाया है वो दूसरे वाले फंक्शन कॉल के लिए इफेक्ट ना हो, अदरवाइज वैल्यू कम हो जाएगी और आंसर अप्रोप्रिएट नहीं आएगा। आई होप समझ रहे होंगे। तो ओपन को मैंने घटाया है एक और लेकिन घटाने से पहले मैंने उसको एक ओपी वेरिएबल में असाइन कर दिया ताकि इस फंक्शन के लिए इसका आंसर अफेक्ट ना करे। तो ओपी को मैंने असाइन कर दिया है, क्लोज तो दोनों के लिए सेम ही रहेंगे, पर इस केस में क्लोज जो है घटाना पड़ेगा क्योंकि हमने दूसरे फंक्शन में क्लोज को कॉल किया है और पहले वाले फंक्शन में ओपन को। जैसे वो वाला कंडीशन आपको याद होगा आई होप, जिसमें हम 1 और 2 करते थे और यहाँ पे स्ट्रिंग में कुछ वैल्यूज होती थी, तो हम दो कॉल करते थे, एक ओपन के लिए और एक क्लोज के लिए। तो हमारा स्ट्रिंग जो हमारा जो काउंट था ओपन और क्लोज का, वो ओपन करते थे तो ये 0 हो जाता था और ये सेम रहता था, और जब हम क्लोज को चूज करते थे तो ओपन सेम रहता था और ये एक घट जाता था और स्ट्रिंग तो जो है वो उसमें हम पुश करते ही थे। इसीलिए मैंने इसको असाइन कर दिया ताकि ये अफेक्ट ना हो इसके चलते। और ये वाला देखिए यहाँ पर सेम है, ये वाला यहाँ पर सेम है और ये वाला जो है यहाँ पर सेम है, इसीलिए ओपन को इसमें असाइन कर दिया, ओपन के लिए कॉल किया और क्लोज को तो इसमें सेम, इसमें तो कुछ यहाँ पर क्लोज का कुछ काम ही नहीं था तो ये क्लोज वैसे ही कॉल हो जाएगा और क्लोज यहाँ पर एक कम होकर ही करना था। तो यहाँ पर मैंने ओपन पुश क्लोज पुश ओपन पुश किया, यहाँ पर क्लोज पुश किया, ओपन को घटाया, यहाँ पे क्लोज को घटाया और ऑल पी फंक्शन को वापस से कॉल कर दिया रिकर्सिवली। एक बार ऑल पैरेंथेसिस फंक्शन पर भी नज़र डाल लेते हैं। ऑल पैरेंथेसिस में सबसे पहले मैंने लिस्ट को क्लियर किया है ताकि जो पुरानी वैल्यूज थी सब हट करके नए से शुरुआत हो। फिर एक स्ट्रिंग को असाइन बनाया है जिसमें मेरा मेन आंसर आएगा और ऑल पी फंक्शन को कॉल करके, चूंकि यह फंक्शन लिस्ट टाइप का रिटर्न टाइप का था इसलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट को जो है रिटर्न कर दिया था। ये था पहला क्वेश्चन। आई होप यार आप समझ रहे होंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है वो एक स्टैक टाइप का क्वेश्चन है ना। स्टैक आप इमेजिन कर सकते होंगे, स्टैक मतलब केवल पहली वैल्यू ही दिखना और इसमें वैल्यू पुश करना या डिलीट करना, केवल टॉप का वैल्यू ही पॉसिबल है आप, क्योंकि टॉप वैल्यू ही देख सकते हो। आपको यहाँ से वैल्यू हटाना है या डिलीट करना है, उस केस में केवल आप पहली वैल्यू जो टॉप की वैल्यू है उसे ही आप हटा या डिलीट कर सकते हो और पुट भी फर्स्ट वैल्यू पे ही कर सकते हो। यानी स्टैक जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। अगर आपको फर्स्ट आउट करना है तो आपको लास्ट इन करना पड़ेगा, फर्स्ट आउट करवाने के लिए लास्ट इन ही करना पड़ेगा। तो एक स्टैक का वेरी बेसिक सा जो कोड एक प्रॉब्लम होता है, मतलब ग्रेटेस्ट टू द लेफ्ट, जैसे एक एरे दे रखा है आपको, है ना, जिसमें 1 3 5 एंड 2 है। तो 1 के लेफ्ट में सबसे लेफ्ट के 1 के लेफ्ट में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हमने जो है -1 प्रिंट करना है। 3 के लेफ्ट में सबसे बड़ी कोई वैल्यू ही नहीं है, 3 से बड़ी कोई वैल्यू तो लेफ्ट में है ही नहीं, तो वहाँ भी -1 करना है। 5 के लेफ्ट में भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो 5 से बड़ी हो, तो यहाँ भी -1 प्रिंट करना है। और 2 के लेफ्ट में भी ऐसी कोई वैल्यू जो 2 से बड़ी है, हाँ है 5, तो यहाँ पे हमने 5 प्रिंट करना है। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे 1 3 2 एंड 4,
तो 1 के पीछे कोई वैल्यू है नहीं, तो -1। 3 के लेफ्ट में कोई ऐसी वैल्यू जो 3 के लेफ्ट में कोई ऐसी वैल्यू है जो 3 से बड़ी है नहीं, तो -1। 2 के लेफ्ट में कोई ऐसी वैल्यू है जो 2 से बड़ी हो नहीं, तो 3 है। 2 के लेफ्ट में कोई ऐसी वैल्यू है जो 2 से बड़ी है, हाँ 3 है, तो हमें 3 प्रिंट करना है। और 4 के लेफ्ट में कोई ऐसी वैल्यू है जो 4 से बड़ी है नहीं, तो -1। तो हमें आंसर में ये प्रिंट करना है। आई होप यार आप समझ रहे होंगे, ये वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है स्टैक का। तो हम इस क्वेश्चन में करने क्या वाले हैं, एक हम क्लास बनाएंगे। क्लास बनाना यानी एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना ही होता है। तो हम एक क्लास बनाएंगे जो stk नाम का होगा, जिसमें हमें लिस्ट का यूज़ करेंगे, जिसमें स्टैक stk एक क्लास बनाएंगे जिसमें हम लिस्ट का यूज़ करेंगे, जिसमें इंसर्शन भी एक तरफ से होगा, डिलीशन भी एक तरफ से होगा। टॉप के नाम पर हम उसकी फ्रंट वैल्यू रिटर्न करेंगे और उसका साइज रिटर्न कर देंगे जो लिस्ट का होगा। जो लिस्ट का साइज होगा वही stk का साइज होगा, जो stk का टॉप का साइज होगा वही उसके फ्रंट का साइज होगा। फ्रंट की वैल्यू को अगर जैसा मैंने बोला कि अगर फर्स्ट की वैल्यू को डिलीट करना है तो मैं पॉप फ्रंट कर दूंगा, फर्स्ट की वैल्यू पे इंसर्ट करना है तो मैं फर्स्ट इंसर्ट पुश फ्रंट कर दूंगा, है ना। तो ये पहला था पुश फ्रंट, जो दूसरा होगा वो पॉप फ्रंट, जो तीसरा होगा वो था फ्रंट की वैल्यू खुद, और जो चौथा था वो था साइज। आई होप यार आप समझ रहे होंगे। मतलब एक स्टैक जैसा काम करता है, हम एक ठीक उसी तरह का एक stk नाम का क्लास बनाएंगे जिसमें इंसर्शन, डिलीशन, उसका साइज और टॉप की वैल्यू, जो एक मिनिमम ऑपरेशन होते हैं किसी भी एक स्टैक के अंदर, वो सब हम जो है लिस्ट के हेल्प से एक क्लास बनाएंगे stk नाम का। और फिर हम इस क्वेश्चन को ग्रेटेस्ट टू द लेफ्ट जो है वो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। पहले हम उसकी क्लास को देख लेते हैं और फिर जो है हम इसके कोड को देखेंगे ग्रेटेस्ट टू द लेफ्ट को। यार ये है वो क्लास इम्प्लीमेंटेशन, जो हम एक स्टैक को किस नज़र से देखते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब अगर आपको सबसे पहले जाना है तो सबसे आखिर में आना होगा। मतलब लास्ट इन ने अगर फर्स्ट आउट करना है तो लास्ट में इन करना पड़ेगा। तो ये एकदम स्टैक जैसा, जैसे ये जो वैल्यू है ये लास्ट में आई थी तो ये सबसे पहले जाएगा, है ना। तो हम एक लिस्ट में जो हम जानते हैं कि दोनों तरफ से ही वो ओपन होता है, तो हम एक तरफ को यूज़ ही नहीं करेंगे, इसको जो हमने सीज कर देंगे और केवल फ्रंट की वैल्यू पे ही जो है हमने इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे। अगर टॉप की वैल्यू चाहिए तो हम फ्रंट रिटर्न कर देंगे और साइज चाहिए तो हम लिस्ट की साइज को ही रिटर्न कर देंगे। तो मैंने एक stk नाम की क्लास बनाई है जिसमें प्राइवेट में मैंने एक लिस्ट बनाई है और पुश नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैं एक n लूँगा जो स्टैक के अंदर यानी लिस्ट के अंदर जो है वैल्यू पुश करता रहेगा फ्रंट से। अगर डिलीट करना है यानी पॉप करना है तो मैं डिलीट करूँगा फ्रंट से, और टॉप की वैल्यू को देखना है कि वो टॉप की वैल्यू है क्या, तो मैं रिटर्न कर दूंगा फ्रंट। मतलब इंसर्ट भी फ्रंट से, डिलीशन भी फ्रंट से और टॉप की वैल्यू भी फ्रंट से। तो ये एकदम स्टैक के जैसा काम करेगा। और साइज के नाम पर मैं लिस्ट की साइज को ही रिटर्न कर दूंगा। ये था स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिस्ट। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का एल्गोरिदम कैसे काम करेगा। हमने जो है एक एरे दे रखा होगा, जैसे ये वाला एक एरे ले लेते हैं 1 3 2 एंड 4। हम एक स्टैक बनाएंगे जो लिस्ट से बना होगा, है ना। और अपनी मेन क्लास के अंदर भी जो है हम एक लिस्ट बनाएंगे जो आंसर कंटेन करेगा। ये लिस्ट जो है ये आंसर लिस्ट है, ये जो है आंसर लिस्ट है जो कंटेन करता है ये सारी वैल्यूज। मतलब -1 -1 3 -1 जो है वो सब इस आंसर लिस्ट के ही अंदर जो है हम रखेंगे। तो आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक लूप लगाएंगे, फॉर लूप, जो इनिशियली जो यहाँ लेफ्ट टू राइट मूव करेगा और स्टैक के अंदर हम एक एक करके वैल्यू देखेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे सबसे पहले
और चेक करेंगे कि क्या स्टैक खाली है। अगर स्टैक खाली होता है तो हम लिस्ट में जो है पुश बैक कर देंगे -1 और हम इस वैल्यू को भी स्टैक के अंदर डाल देंगे। फिर हम एक आगे मूव करेंगे और देखेंगे कि क्या स्टैक के रखी टॉप वैल्यू। सबसे पहले हम एक एक करके मूव करते जाएंगे और जैसे ही हम 3 पे पहुंचे तो हम चेक करेंगे कि क्या टॉप के अंदर रखी स्टैक के अंदर की टॉप की जो वैल्यू है वो पॉइंटिंग एलिमेंट यानी 3 से बड़ी है। अगर वो बड़ी होती है तो हम लिस्ट में पुश कर देंगे, अदरवाइज हम जो है इसे तब तक पॉप करते जाएंगे जब तक इससे वैल्यू बड़ी ना हो जाए या फिर ये स्टैक खाली ना हो जाए। जैसे इस केस में जो है हम 3 पर आइटरेट करते हुए लेफ्ट टू राइट हम 3 पर पहुंचे और 1 जो था वो स्टैक में जा चुका था। तो हम चेक करेंगे कि क्या स्टैक के रखी अंदर टॉप की वैल्यू 3 से छोटी है या बड़ी। अगर छोटी है तो हम जो है स्टैक को में पॉप करते जाएंगे, हटाते जाएंगे, एक एक करके सारी वैल्यूज को हटाते जाएंगे और देखेंगे कि क्या स्टैक खाली तो नहीं हो गया या फिर स्टैक के टॉप की वैल्यू उससे कम उससे ज़्यादा तो नहीं हुई। अगर पॉप करते हुए वैल्यू उससे ज़्यादा हो जाती है तो हम उस टॉप की वैल्यू को लिस्ट में पुश करेंगे, अदरवाइज वो खाली हो जाता है तो हम उसकी टॉप की वैल्यू को पुश कर देंगे लिस्ट में, आंसर लिस्ट में। तो जैसे हमने 3 को 1 से कंपेयर किया तो हमने देखा कि ये 1 जो है कम है तो हम इसको पॉप करेंगे। पॉप करने के बाद स्टैक जो है खाली हो गया तो हम इसमें -1 पुश कर देंगे, ठीक, और इस 3 को जो है इसके अंदर डाल देंगे। तो 3 ये हो गया। अब हम 2 पे आ जाएंगे, फिर हम इसमें चेक करेंगे कि क्या 2 जो है, क्या जो स्टैक की टॉप की वैल्यू है वो पॉइंटिंग एलिमेंट यानी 2 से बड़ी है। अगर हाँ तो हम 3 को इसमें पुश कर देंगे लिस्ट आंसर लिस्ट में। फिर हम एक आगे मूव करेंगे, 4 आया तो चेक करेंगे कि क्या पॉइंटिंग एलिमेंट यानी 4 बड़ा है 3 से। हाँ, यानी 3 छोटा है तो हम इसको पॉप करेंगे। फिर तब तक पॉप करते जाएंगे जब तक इससे बड़ी कोई वैल्यू ना मिल जाए या फिर स्टैक खाली ना हो जाए। तो चेक करेंगे बाहर आने के लिए कि स्टैक खाली हो चुका है या फिर उससे बड़ी वैल्यू मिली है। अगर उससे बड़ी वैल्यू मिलती तो हम इसमें वो टॉप की वैल्यू असाइन कर देते हैं, और अगर स्टैक खाली हो जाता है जैसे इस केस में हो जाएगा तो हम यहाँ पे -1 प्रिंट कर देंगे और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप यार आप समझ रहे होंगे। ये रहा वो मेन फंक्शन। सबसे पहले मैंने टी लिया है टेस्ट केसेस के लिए और एक वाइल लूप लगाया है। सबसे पहले मैंने एक एरे लिया है और एक स्टैक बनाया है, वही स्टैक जो लिस्ट से बना था। और फिर मैंने सबसे पहले एरे ले लिया है और ये आंसर लिस्ट जो आंसर कंटेन करेगा। फिर उसके बाद मैंने एक फॉर लूप लगाया है जो एक एक करके एरेस के अंदर रखी वैल्यूज को आइटरेट करेगा। तो सबसे पहले मैं यही चेक कर लूँगा कि स्टैक की वैल्यू साइज 0 है। अगर हाँ तो आंसर लिस्ट में पुश बैक कर दो -1। तो सबसे पहले जब आई की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में तो स्टैक खाली ही होगा, 0 ही होगा, तो ऑटोमेटिकली उसमें जो है -1 चला जाएगा। और लूप के आखिर में जो है मैंने वो वैल्यू को भी इसमें स्टैक में पुश कर दिया है। तो यानी 1 3 2 4 के लिए जब मैं 1 पर था तो स्टैक खाली था तो मैंने -1 प्रिंट कर दूंगा, पुश कर दूंगा आंसर में। और इस लूप इन सारी इफ एल्स के लास्ट में जो है वो वैल्यू ही मैं पुश कर रहा हूँ। तो यानी स्टैक के अंदर 3 भी आ गया, 1 भी जो है आ गया होगा। फिर जब अगली बार जब जाएगा तो चेक होगा तो वो 3 पर आ जाएगा। तो क्या स्टैक खाली है? नहीं। तो क्या साइज बड़ा है? हाँ। और क्या स्टैक का टॉप है वो बड़ा है पॉइंटिंग एलिमेंट से? पॉइंटिंग एलिमेंट तो 3 है, तो 3 यहाँ पर और टॉप जो है 1 पे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर हम आएंगे एक अलग दूसरे इफ एल्स कंडीशन पर, और फिर हम देखेंगे कि क्या स्टैक का साइज बड़ा है? हाँ है। और स्टैक का टॉप कम है पॉइंटिंग एलिमेंट से यानी 3 से? हाँ। तो हम एक वाइल लूप लगा देंगे जब तक कि साइज 0 से बड़ी है या फिर टॉप का जो साइज है वो कम ना हो जाए। तो हम पॉप करते जाएंगे और जैसे ही बाहर आएंगे और चेक करेंगे कि बाहर आने का कारण क्या था।
अगर साइज 0 हो जाता है स्टैक का तो हम -1 प्रिंट कर दवा देंगे, पुश कर देंगे आंसर लिस्ट में, अदरवाइज टॉप की वैल्यू को। और फिर से जो ये 3 है हम जो है पुश कर देंगे स्टैक में, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये पूरा जो है हमारा ट्राइट ना कर ले, और लास्ट में जो है हमारा आंसर इस आंसर लिस्ट में आ जाएगा। और फिर हम ऑटो आंसर लिस्ट डॉट बिगिन नॉट इक्वल टू आंसर डॉट एंड्स एंड IT++ करके स्टार IT करके हम अपने अंदर रखी इस आंसर लिस्ट में सभी वैल्यूज़ को प्रिंट कर देंगे। जो हमारा अगला प्रॉब्लम है वो एक स्लाइडिंग विंडो टाइप का प्रॉब्लम है, जिसमें जो है हमने एक एरे दे रखा होगा, एक n साइज का एरे, और हमें एक k दे रखा होगा। ये साइज होगा सब एरेज का, और हमें उस k साइज ऑफ सब एरे जितने भी हैं सब सारे सब एरे ऑफ साइज k का जो सम है वो हमें लिस्ट के अंदर पुश करना है एक एक करके। चलिए एक एग्जांपल दिखा के समझाता हूँ। जैसे n की वैल्यू 5 है, एरे ऑफ साइज अगर 5 है और इसके अंदर रखी एलिमेंट्स जैसे 1 2 3 4 और 5 है, और k का वैल्यू है 2, तो कितने सब एरेज बनेंगे? पहला तो 0 1 2 3 4 ये इंडेक्सेस, तो पहला जो k2 साइज 2 का सब एरे जो बनेगा वो 1 2 होगा, फिर 2 3, फिर 3 4, और चौथा जो बनेगा वो 4 और 5। तो इसका साइज होगा 3 5 7 और 9। ये 3 5 7 9 को जो है हमने एक लिस्ट में पुश कर देना है, 3 5 7 9। आई होप यार आप समझ रहे होंगे। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे एक एरे ऑफ साइज 6 है और उसके अंदर रखी वैल्यूज है 2 3 5 4 1 and 2, 0 1 2 3 4 and 5 इंडेक्सेस, और k की वैल्यू है 3। तो पहले जो 3 एलिमेंट है इन सब का सम जो होगा वो 10 होगा। जो दूसरा जो एरे है 3 5 and 4, तो इसका जो साइज है इसका जो सम है वो होगा 12। जो तीसरा जो है वो है 4 1 and 2, और इसका सम होगा 7। तो 10 12 and 7 इन सब को जो है हमने लिस्ट में रखना है, 10 12 और 7, और फिर इसको प्रिंट करवा देना है। सिंपल। पहले हम इसके एक लॉजिक को देखते हैं, उसके बाद हम इसके कोड की तरफ बढ़ेंगे। तो हम एक एरे मिलेंगे, एरे तो दिया ही होगा सॉरी, तो हम एक एरे दे रखे होगा और हम 2 पॉइंट बना लेंगे। जैसे एक विंडो में होता है, एक विंडो है उसका जो एक इनिशियल पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट, दोनों को हम एक आई और जे से पॉइंट करेंगे, जो इनिशियली जो होंगे 0 से इनिशियलाइज होंगे, और एक एक करके जो है मैं जे को यानी बिगिन वाले पॉइंट को एक एक करके बढ़ाते जाऊंगा। और जैसे ही j माइनस आई प्लस 1 अगर k के बराबर हो जाता है तो मैं वहाँ पे रुक जाऊंगा, और मैंने इसके पहले जितने भी सम की वैल्यूज कर रखी होंगी वो मैं एक एक करके फर्स्ट वैल्यू से घटाते जाऊंगा, यहाँ पर जोड़ते जाऊंगा। तो फिर ये मूव हो जाएगा यहाँ पर, फिर से मैं यहाँ पे घटा दूंगा, फिर से मैं यहाँ पे बढ़ जाऊंगा, तो मुझे एक ऐसा लगेगा कि मेरा विंडो जो है मूव कर रहा है। और मैं यही तब तक करते जाऊंगा जब तक जो j है यानी फर्स्ट जो पॉइंट कर रहा था वो कम होगा n से, यानी इसके साइज से। जैसे इस एग्जांपल में समझ लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 and 5 मैं इनिशियली i और j दोनों को 0 कर दूंगा, यानी दोनों ही जो है वो इनिशियली यहाँ पर पॉइंट करते रहेंगे। और मैं एक सम वेरिएबल बना लूँगा। तो मैं सबसे पहले सम को 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा, तो सम प्लस a ऑफ j जो होगा वो 1 हो जाएगा। फिर मैं j प्लस प्लस करूँगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। k की वैल्यू 3 के लिए देखते हैं, सॉरी 2 के लिए देखते हैं।
तो के का वैल्यू जो है या जे का वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब जो है सबसे पहले मैं सम कर लूँगा तो 3 हो जाएगा सम, और मैं चेक करूँगा कि जे माइनस आई प्लस 1 क्या के बराबर है। अगर वो के बराबर है तो मैं अब तक की सम की वैल्यू यानी 3 को मैं पुश कर दूंगा लिस्ट के अंदर, और मैं जे प्लस प्लस करूँगा के और आई भी प्लस प्लस करूँगा। सबसे पहले मैं जे को प्लस प्लस करूँगा और आई का जो वैल्यू है वो मैं सम से घटा दूंगा और आई को मूव कर दूंगा आगे की तरफ, और फिर मैं इसका सम निकाल लूँगा। फिर इसका सम करके फिर से लिस्ट में पुश कर दूंगा, फिर जे प्लस प्लस आई प्लस प्लस, फिर इनका सम कर दूंगा, और इसी तरह करते जाऊंगा जब तक जे जो है एन के कम है जब तक तब तक। अब आते हैं इसके कोड की तरफ। सबसे पहले मैंने टी लिया टेस्ट केसेस के लिए, एक लिस्ट डिक्लेयर किया है और टी माइनस माइनस किया है टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए। सबसे पहले मैंने एरे का साइज और सब एरे का साइज जो है इनपुट किया है, और फिर मैं देखिए ये जो लिस्ट है वो मैंने वाइल लूप के बाहर बनाया, इसलिए मुझे हर बारी जो है क्लियर करना पड़ेगा ताकि जो लास्ट इंसर्टेड सब वैल्यूज है वो सब हट जाए। फिर मैंने एक एरे बनाया है और एरे के अंदर सारे इनपुट लिए हैं, और यही जो मैं बात कर रहा था, ये पॉइंटिंग जो है ये फर्स्ट पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट विंडो का, दोनों को इनिशियली मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है और सम की वैल्यू को 0 पे इनिशियलाइज किया है। और जब तक ये जे जो है लेस देन साइज है तब तक ये जो है लूप चलेगा। सम प्लस इक्वल्स टू ए ऑफ जे, तो सम का जो वैल्यू है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सम जो है वो चलता जाएगा। जैसे ये एरे था और दोनों ही आई एंड जे वो इनिशियली यहाँ पर थे, और जैसे ही दोनों का सम जो है वो कम होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर कम होगा ही, तो जे प्लस प्लस करो, फिर से लूप चलेगा, फिर से यहाँ पर आएगा, और इस केस में ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी और ये ट्रू हो जाएगा। तो सम का जो अब तक वैल्यू था वो जो है लिस्ट में पुश कर देंगे, और सम का जो ए जिसको लास्ट टाइम पॉइंट कर रहा था हम उसमें से घटा देंगे, यानी 1 2 था और सम करने पर 3 आ गया था, और हम ए जो है वो इनिशियली ए ऑफ 0 को पॉइंट कर रहा था, तो ए ऑफ 0 पर 1 था, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। तो सम में इनिशियली अब सम में जो है वैल्यू 2 आ जाएगी, और जब मैं 2 और आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस कर दूंगा तो जे जो है अब यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 प्लस यहाँ पर था 3 तो यहाँ पर आएगा, और 2 + 3 5 हो जाएगा। और ये कंडीशन अब हिट नहीं करेगी क्योंकि जे प्लस प्लस और आई प्लस प्लस कर देने से आई यहाँ पर आ जाएगा और जे यहाँ पर आ जाएगा और साइज फिर से 2 हो जाएगा। तो ये हम जो है 5 जो है वापस पुश कर देंगे लिस्ट में, और ये लूप चलता जाएगा और वैल्यू जो सम किया है वो लिस्ट में आती जाएगी। और फिर एंड में जब जे यहाँ पर पहुँच जाएगा वो लास्ट वैल्यू होगी, और इसके बाद जब जे प्लस प्लस होगा तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और हम यहाँ पर जितने भी लिस्ट के अंदर रखी सभी वैल्यूज़ हैं वो हम प्रिंट करवा देंगे। ऑटो आई टी इक्वल्स टू लिस्ट डॉट बिगिन, आई टी नॉट इक्वल टू लिस्ट डॉट एंड, एंड आई टी प्लस प्लस स्टार आई टी से हम मदद से लिस्ट के अंदर रखी जितने भी सम के साइज के सम एरे जितने भी हैं वो सब हम प्रिंट करवा देंगे।